लोग ऑलरेडी रेमेडी रिएक्शन टाइप फोर्थ रेमेडी रिएक्शन पढ़ चुके थे। आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज से हम लोग फिफ्थ रेमेडी रिएक्शन शुरू करेंगे, ठीक है, फिफ्थ ऑनवर्ड शुरू करेंगे। सो फिफ्थ रेमेडी रिएक्शन ऊपर चला जा रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। दिस प्लेस या रेमेडी रिएक्शन 5। सो 1 2 3 4 हम लोग रेमेडी रिएक्शन पढ़ चुके थे। पांचवा रेमेडी रिएक्शन क्या है? एमिलेशन कमिंग फर्स्ट, एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड्स। एमिलेशन कमिंग फर्स्ट, एग्रावेशन कमिंग आफ्टरवर्ड्स। कह रहा है एमिलेशन कमिंग फर्स्ट, एग्रावेशन कमिंग आफ्टरवर्ड्स। एमिलेशन कमिंग फर्स्ट, एग्रावेशन कमिंग आफ्टरवर्ड्स। ये रिएक्शन जो है यहाँ पे बेसिकली ऐसा रिएक्शन कब देखने को मिलता है? ऐसा रिएक्शन तब देखने को मिलता है कि से जो आपने मेडिसिन सिलेक्शन किया है वो बहुत ही सुपरफिशियल है, वो ऐसे सिम्टम्स को जस्ट 1 या 2 सिम्टम्स को चुन करके और उस पर आपने मेडिसिन दिया है, और ऐसे केसेस में पेशेंट को थोड़ा देर तक फॉर ए मोमेंट बेटर महसूस होगा और उसके बाद फिर उसका एग्रावेशन शुरू हो जाएगा, फिर एग्रावेशन शुरू हो जाएगा। ऐसा 2 तरह के केसेस में होता है। एक तो केस वो हो गए जहाँ पे आपने काफ़ी सुपरफिशियल मेडिसिन चुना है, और दूसरा केस वो हो गए जो कि ट्रूली इनक्यूरेबल है, जहाँ पे आप लॉन्ग लास्टिंग एमिलेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो लॉन्ग लास्टिंग एमिलेशन जहाँ जो फर्स्ट वाला है, जो पॉजिटिव है लेकिन आपने गलती किया है, सुपरफिशियल मेडिसिन दिया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा? वहाँ पे आपको फिर से रीड केस टेकिंग करके जो भी मेडिसिन आ रहा है उसको सही तरीके से देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ये क्रॉनिक केस है और इसमें आपको ऐसा हो रहा है कि आप मेडिसिन दे रहे हैं, बढ़िया से सिलेक्शन करके दे रहे हैं, फिर भी पहले एमिलेशन आया और उसके बाद एग्रावेशन होने लगा, तो ये मान के चलिए कि ये केस जो है क्यूरेबल नहीं है और यहाँ पे आप सिर्फ पैलिएट कर सकते हैं। सो जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग रेमेडी रिएक्शन के जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, फिफ्थ काइंड ऑफ रेमेडी रिएक्शन है, बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? बेसिकली ये एक अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशन है। ये हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पेशेंट में, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन है, ये अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशन है। क्या करना है ऐसे केस में? गलती क्या हुआ है? सुपरफिशियल मेडिसिन जो है सुपरफिशियल है, ठीक है। तो करना क्या है? रीकेस टेकिंग करना है, बढ़िया से फिर से टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाना है और जो मेडिसिन आ रहा है वो देना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का फिफ्थ रेमेडी रिएक्शन। नेक्स्ट रेमेडी रिएक्शन जो है ऐसा इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? नेक्स्ट रेमेडी रिएक्शन टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम। नेक्स्ट रेमेडी रिएक्शन सिक्स्थ रेमेडी रिएक्शन कह रहा है। सिक्स्थ रेमेडी रिएक्शन 6 जो है ये कह रहा है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम, ठीक है। टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम यानी हमने मेडिसिन दिया और थोड़ा देर के लिए ठीक रहा, फिर एग्रावेशन होने लगा। हमने मेडिसिन दिया, थोड़ा देर के लिए ठीक हुआ और ये फिर रिलैप्स हो रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर
स्पेशली एक्यूट डिजीज है, तो यहाँ पे मान के चला जाता है, मान के चलिए कि ये जो मतलब यहाँ पे आपने मेडिसिन दिया है वो सिलेक्शन तो आपका सही है, पर जो स्ट्रेंथ ऑफ डिजीज है उसको आपका मेडिसिन मीट नहीं कर रहा है। आपको सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट करना है तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी, इन टर्म्स ऑफ रिपीटेशन टू, खाली सिम्टम सिमिलरिटी कर दिए तो नहीं होगा, आपको सिमिलर स्ट्रेंथ से उसको एंटीडोट करना पड़ेगा, सिमिलर स्ट्रेंथ से एंटीडोट करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग डोज का जरूरत है, स्ट्रॉन्गर डोज का जरूरत है, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन का जरूरत है। बेसिकली यहाँ पे आपने जो मेडिसिन दिया है, हालांकि उसका सिलेक्शन तो सही है, पर जो आपका पैथोलॉजी है वो इतना वायलेंट है, इतना वायलेंट है, इन्फ्लेमेशन इतना वायलेंट है कि आपका मेडिसिन ज़्यादा देर तक एक्ट नहीं कर पा रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है मेडिसिन के एक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको हाई एंड हायर पोटेंसीज देना है एंड फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करना है, हाई एंड हाइयर पोटेंसीज देना है और फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करना है। अल्टीमेटली अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी टू रिलीफ ऑफ द सिम्टम हमारे लिए अनफेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल नहीं है, ठीक है, ये फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, करना क्या है आपको, बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे करना है फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करना है, हाई एंड हायर पोटेंसी का फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, हाई एंड हायर पोटेंसी, ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों को रेमेडी एक्शन नंबर 4, 5 एंड 6 क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान देने वाला बात है, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हम लोग करते हैं तो वहाँ पे कई बार पूछता है कि विच आर द फेवरेबल ऑब्जर्वेशंस, विच आर द अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशंस, तो आपको कैटेगराइज करके रखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने देखा फेवरेबल में कौन था, फेवरेबल में अभी तक अगर फेवरेबल ऑब्जर्वेशन का लिस्ट देखा जाए तो फेवरेबल ऑब्जर्वेशन में था 2, 3, 4। अनफेवरेबल में कौन था, अनफेवरेबल में कौन था, 1 नंबर पेशेंट डिक्लाइन हो जाता है, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन फेवरेबल ऑब्जर्वेशन नहीं, ये भी एक अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशन भी है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, 7 नंबर ऑब्जर्वेशन। 7 नंबर ऑब्जर्वेशन कहता है अ फुल टाइम एम्यूलेशन येट नो स्पेशल रिलीफ फ्रॉम द पार्ट ऑफ इट। 7th रेमेडी रिएक्शन क्या कर रहा है, अ फुल टाइम एम्यूलेशन ये नो स्पेशल रिलीफ ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट। A full period of emulation of the symptoms of emulation of the symptoms, yet a full time emulation of the symptoms of the patient, yet no special relief for the patient, no special relief of the patient। ये बेसिकली ऐसे केसेज में देखने को मिलता है जहाँ पे डिजीज का पैथोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुका है और जहाँ पे इरिवर्सिबल पैथोलॉजी डेवलप हो चुका है और उसके चलते पेशेंट जो है अपना विगर, अपना स्ट्रेंथ अब हासिल करने की सिचुएशन में नहीं है। से उसका एक किडनी खत्म हो चुका है, से मान के चलिए कि उसको लीवर एब्सेस हुआ है और उसका सर्टेन पार्ट ऑफ लीवर का पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, से उसको किडनी इन्फेक्शन हुआ है और एक किडनी खत्म हो गया है या एक लंग्स खत्म हो गया है या उसको स्ट्रोक हुआ है और सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं
उनका उनका इस्चेमिक नेक्रोसिस हो चुका है, तो वो जो चला गया है वो रीजनरेट नहीं हो सकता है। ऐसे केसेज में ऑब्वियसली ये अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशन है। ऐसे केसेज में आपको क्या होगा, आप जो मेडिसिन दीजिएगा तो जो पार्ट आप अगर इंडिकेटेड मेडिसिन सही पोटेंसी में सही रिपीटेशन के साथ दीजिएगा तो जो पार्ट बचा हुआ है आप उसको ही बचा पाइएगा। जो चला गया है, जो खत्म हो गया है, जो डिस्ट्रक्ट हो चुका है, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो रीजनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पेशेंट को रिलीफ तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पेशेंट विल गेट रिलीफ, बट ये रिलीफ वो रिलीफ नहीं होगा कि वो अपना स्ट्रेंथ, अपना विगर, अपना वाइटलिटी रीगेन कर ले, दोबारा हासिल कर ले। सो ये है फुल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स। ऑब्वियसली एक किडनी खत्म हो चुका है और दूसरा किडनी भी बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, वो उस लेवल तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वहाँ तक उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, पैथोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि वो वापस आके फिर अपने काम को रिस्टोर नहीं कर सके। ठीक है, तो आपने मेडिसिन दिया तो जो पैथोलॉजी जहाँ तक डेवलप हुआ था वहीं पे अरेस्ट हुआ और उसके बाद हीलिंग शुरू हुआ और वो हीलिंग हुआ। इस केस में मान लीजिए आपने जो ये केस लिया हुआ है उसमें पेशेंट का क्रिएटिनिन हाई हो गया है, क्रिएटिनिन हाई है, ऑब्वियसली 2 से या 3 से या 4 से ऊपर है, क्योंकि एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और दूसरा किडनी भी बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली वो CRF को इंडिकेट करेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल हाई होगा, किडनी का पैथोलॉजी है, तो दूसरा किडनी भी सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको पेशेंट आएगा तो उसमें डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ रीनल फेल्योर दिखेगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, हो सकता है हाइपरटेंशन हो, ठीक है, हो सकता है कि कफ आ रहा हो सकता है कि उसको ट्रेवलिंग हो, लाइक दिस जो भी मतलब पैथोलॉजी के मैनिफेस्टेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो मिलेगा, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स मिलेगा, ये सारा चीज़ मिलेगा। बट आपने किडनी फंक्शन टेस्ट किया, ठीक है, ये मतलब ये मिला, फिर आपने मेडिसिन दिया, मेडिसिन आपने GFR देखा तो एक मतलब डैमेज ही है एक किडनी। ठीक है, जो भी है आपने इंट्रावेनोपाइलोग्राम तो ऐसे केसेस में नहीं किया, जो भी इन्वेस्टिगेशंस आपने करा के देखा कि एक किडनी खत्म है, दूसरा किडनी का भी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपने मेडिसिन दिया। ऐसे केसेस में क्या होगा, जो खत्म हो चुका है, जो किडनी डैमेज हो चुका है, जिसका फाइब्रोसिस हो चुका है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो किडनी आपको फिर वापस नहीं आने जा रहा है, वो वहीं पे रहेगा। पर जो दूसरा वाला किडनी जो कि अभी भी बचा हुआ है, उसमें जो पैथोलॉजी डेवलप होना शुरू हुआ है, वो पैथोलॉजी अरेस्ट हो जाएगा, वो पैथोलॉजी वहीं पे रुकेगा और वहाँ पे जो मतलब सेल इंजरी हुआ है, जो कि हील होने की सिचुएशन में है, वो आपका रीस्टोर होने लगेगा, वो आपका हीलिंग होगा और वो किडनी आपका बॉडी का काम करेगा। पर जब भी आप क्राइसिस में होंगे, जब भी आपका टेम्परेचर फीवर हो गया या कोई अदर काइंड का क्राइसिस होगा, तो फिर आपका जो ब्लड यूरिया का एक्सक्रीशन है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो हालांकि आप एक मतलब आम जिंदगी, एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, बट आपका जो मतलब आपका जो रेंज ऑफ टॉलरेंस था, वो एक बड़ा था, वो अब घटते बहुत छोटा हो गया है। आप स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे केसेस में जहाँ पे कि ऑर्गन डैमेज हो चुका है, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी हो चुका है, वहाँ पे अगर आप सिमिलर मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। दिस इज
हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऑन फेवरेबल ऑब्जर्वेशंस में डालते हैं कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे इससे ज़्यादा हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है। ये जो हाईएस्ट अचीव हो सकता था वो अचीव हो रहा है, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे एफोरिज्म 1 सॉरी रेमेडी एक्शन नंबर 1, 5, 6 एंड 7 ये अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशंस में आते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये आउटकम क्या है, अनफेवरेबल आउटकम है। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ पे पैलिएशन ही हो सकता है, यहाँ पे क्यूर नहीं हो सकता है, यहाँ पे पैलिएशन ही होगा, क्योंकि यहाँ क्यूर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या कारण है, रीजन क्या है, ऑर्गेनिक लिमिटेशन। सो जो ये 7 नंबर ऑब्जर्वेशन है ये बेसिकली ऑर्गेनिक लिमिटेशन के केस में देखा जाता है, जहाँ पे कि पैथोलॉजी इरिवर्सिबल है और वहाँ पे हम बस पेशेंट को पैलिएट कर सकते हैं, एमुलेट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। रिकवरी अनडिस्टर्ब बाई आफ्टर सफरिंग नहीं हो सकते। यहाँ एक ऑर्गेनिक लिमिटेशन बना रहेगा, पेशेंट विल लिव विथ लिमिटेशन, एमुलेशन होगा, लेकिन पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को ये जो ऑब्जर्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 है समझ में आए होंगे, और इसको आप पढ़िए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा। थैंक यू।